आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं यूपीएससी के लिए, उनको एक एक करके समझते हैं। तो आज हम 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम से लेके क्वांटम फिजिक्स तक। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये सारे टॉपिक्स आपके प्रीलिम्स 2026 के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल हैं, तो एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो हमारा पहला और मैं कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम। देखिए, हाल ही में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक मील का पत्थर है, एक माइलस्टोन है इंडिया को न्यूक्लियर एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाने के सफर में। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी में सेल्फ रिलायंट बनेगा कैसे? इस बड़े सवाल का जवाब दोस्तों छिपा है हमारे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में, और आज हम इसी को डिटेल में समझेंगे। तो खबर क्या है? खबर यह है कि तमिलनाडु के कल्पक्कम में जो हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है, और इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री जी ने की है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये हमारे 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेकेंड स्टेज का एक सबसे अहम पड़ाव है। आप देखिए, इस पूरे प्रोग्राम को समझने के लिए 2 शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है, फिसाइल और फर्टाइल। आसान भाषा में सोचिए, फिसाइल मटेरियल जैसे कि यूरेनियम 235 वो मटेरियल है जो सीधे टूटकर एनर्जी दे सकता है, मतलब ये रेडी टू यूज फ्यूल है। दूसरी तरफ है फर्टाइल मटेरियल जैसे कि थोरियम, जो हमारे देश में खूब है। ये डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता है, लेकिन जब इसको रिएक्टर में प्रोसेस किया जाता है तो ये फिसाइल मटेरियल में बदल जाता है, और यही है हमारे पूरे प्रोग्राम का आधार। ये जो ब्रिलियंट 3 स्टेज प्रोग्राम है, इसका विजन डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने दिया था। देखिए, स्टेज 1 में हम क्या करते हैं? हम नेचुरल यूरेनियम यूज करते हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है और साथ में मिलता है प्लूटोनियम 239। अब शुरू होता है स्टेज 2, जिसका पार्ट है कल्पक्कम रिएक्टर। यहां हम स्टेज 1 से मिले प्लूटोनियम और अपने देश के थोरियम को यूज करते हैं। इस रिएक्टर की खास बात क्या है? ये सिर्फ एनर्जी नहीं देता, बल्कि यूरेनियम 233 भी बनाता है और साथ ही और भी प्लूटोनियम पैदा करता है। इसीलिए तो इसको ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। और आखिर में आएगा स्टेज 3। यहां हम उसी यूरेनियम 233 और थोरियम को इस्तेमाल करके एक ऐसी सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बनाएंगे जो इंडिया को एनर्जी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना देगी। अच्छा, हमने खबर में एक शब्द सुना था, क्रिटिकलिटी। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, जैसे आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पहले चाबी घुमानी पड़ती है, लेकिन एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो अपने आप चलता रहता है ना? क्रिटिकलिटी बिल्कुल वही स्टेट है जब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन बिना किसी बाहरी हेल्प के अपने आप चलने लगता है। ये किसी भी पावर प्लांट को कमर्शियल ऑपरेशन में लाने से पहले का एक क्रूशियल माइलस्टोन है। तो यूपीएससी के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, ये सीधा सीधा आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ता है। ये इंडिया की एनर्जी आत्मनिर्भरता का सवाल है। ये हमारे पास जो इतना बड़ा थोरियम का भंडार है, उसको आखिर इस्तेमाल कैसे करें, उसकी स्ट्रैटेजी है। साथ ही ये क्लीन एनर्जी की तरफ एक कदम है। और हाँ, इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी बहुत है, क्योंकि आज के दौर में एनर्जी सिक्योरिटी ही आपकी फॉरेन पॉलिसी को भी डायरेक्ट करती है। आपको पता है, दुनिया का लगभग 25% थोरियम इंडिया के पास है। सोच के देखिए। लेकिन इसका सीधा इस्तेमाल हम कर नहीं सकते। ये जो 3 स्टेज प्रोग्राम है ना, यही वो चाबी है जो इस फर्टाइल थोरियम को फिसाइल फ्यूल के सोने में बदलेगी। जब हम स्टेज 3 में पहुंच जाएंगे तो हमारे पास सदियों तक के लिए एक नॉन स्टॉप और पूरी तरह से स्वदेशी एनर्जी सोर्स होगा। चलिए अब कुछ प्रीलिम्स बूस्टर फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। इस प्रोग्राम के आर्किटेक्ट कौन थे? डॉक्टर होमी जे भाभा। स्टेज 1 के रिएक्टर्स को क्या कहते हैं? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, यानी PHWR। स्टेज 2 के रिएक्टर का नाम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या FBR, जिसका एग्जाम्पल है कल्पक्कम। और इंडिया के जो मेन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनकी लोकेशन जरूर याद रखिएगा। नरौरा यूपी में, रावत भाटा राजस्थान में, काकरापार गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, कैगा कर्नाटक में और कुडनकुलम तमिलनाडु में। चलिए अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि स्टेज 2 में थोरियम डायरेक्टली एनर्जी बनाता है। नहीं, ये गलत है। थोरियम तो कन्वर्ट होता है यूरेनियम 233 में, जो स्टेज 3 का फ्यूल है। स्टेटमेंट 2 कहता है कि प्रोग्राम यूरेनियम के लिए डिजाइन हुआ था। यह भी गलत है। प्रोग्राम का मेन गोल तो इंडिया के थोरियम रिजर्व्स को यूज करना है। और स्टेटमेंट 3 कहता है कि कल्पक्कम स्टेज 2 का एग्जाम्पल है। यह बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा सही जवाब हुआ B3 ओनली। देखिए, जैसे एनर्जी सिक्योरिटी देश के लिए जरूरी है, वैसे ही हेल्थ सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। और यहीं से हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है, वन हेल्थ।
ये एक ऐसा अप्रोच है जो कहता है कि हेल्थ को अलग अलग टुकड़ों में मत देखो, उसे एक पूरे होलिस्टिक रूप में देखो। तो खबर यह है कि फ्रांस के लियोन शहर में वन हेल्थ समिट 2026 चल रही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये G7 समिट के साथ साथ हो रही है और इसका एंड आज यानी 7 अप्रैल को है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे भी है। इसमें फ्रांस के अलावा WHO, FAO और UNEP जैसे बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी शामिल हैं। तो आखिर ये वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट है क्या? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर बेस्ड है कि इंसानों की हेल्थ, जानवरों की हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ, ये तीनों अलग अलग नहीं हैं। ये गहराई से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक पर असर पड़ेगा तो बाकी दोनों पर भी पड़ना तय है। वैसे तो ये टर्म 1964 में कैल्विन शॉम्बे ने दिया था, लेकिन असल में ये फेमस हुआ कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। कोरोना ने हमें साफ साफ दिखा दिया कि जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां, जिनको हम ज़ूनोटिक डिजीजेस कहते हैं, कितनी खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए आने वाले टाइम में ऐसी महामारियों को रोकने के लिए वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट अब बहुत ही क्रूशियल हो गया है। हम वन हेल्थ की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खतरे बढ़ रहे हैं। पहला, ज़ूनोटिक डिजीजेस जैसे कोविड और निपा। दूसरा, एंटामाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी AMR। जानवरों में एंटीबायोटिक्स का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि उसका असर हम इंसानों पर भी आ रहा है। और तीसरा, डिफॉरेस्टेशन। जंगलों के कटने से इंसान और जंगली जानवरों का कांटेक्ट बढ़ रहा है, जो बीमारियों के फैलने का रिस्क बढ़ा रहा है। प्रीलिम्स के लिए कुछ की पॉइंट्स नोट कर लीजिए। ज़ूनोटिक डिजीजेस का मतलब है एनिमल से ह्यूमंस में डिजीज ट्रांसफर। इंडिया ने इसके लिए नेशनल वन हेल्थ मिशन लॉन्च किया है, खासकर कोविड के बाद। इसका गोल है फ्यूचर पैंडेमिक्स के लिए तैयार रहना। और AMR का एक बड़ा कारण जानवरों में एंटीबायोटिक्स का ओवरयूज है। इस टॉपिक से मेंस में इस तरह का सवाल आ सकता है। आंसर में आपको क्या लिखना है? पहले वन हेल्थ को डिफाइन कीजिए, ह्यूमन एनिमल एनवायरनमेंट लिंक बताइए, फिर समझाइए कि कोविड के बाद ये इतना रेलेवेंट क्यों हो गया। ज़ूनोटिक डिजीजेस, AMR का जिक्र कीजिए, फिर इंडियन स्टेप्स जैसे नेशनल वन हेल्थ मिशन के बारे में लिखिए और आखिर में एक पॉजिटिव कंक्लूजन देकर आंसर को फिनिश कीजिए। जिस तरह हमने एनर्जी और हेल्थ में आत्मनिर्भरता की बात की, उसी तरह टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता आज के डिजिटल युग की सबसे बड़ी जरूरत है। और इसी से जुड़ता है हमारा तीसरा टॉपिक, इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन। ये चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बनने की एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रेटेजिक रेस है। इस मिशन को 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT यानी मेती ने लॉन्च किया था। ये आत्मनिर्भर भारत विजन का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसका अल्टीमेट गोल क्या है? इंडिया को सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाना। और इस मिशन के लिए सरकार ने छोटा मोटा नहीं, पूरे 76,000 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल आउटले रखा है। ये अमाउंट ही दिखाता है कि गवर्नमेंट इस सेक्टर को लेकर कितनी सीरियस है। इस मिशन के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, जिसका काम है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फैब्स को प्रमोट करना। दूसरा, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव या DLI स्कीम, जो चिप डिजाइनिंग इकोसिस्टम को बूस्ट करती है। और तीसरा है अमेरिका, जापान, ताइवान जैसे ग्लोबल लीडर्स के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स करना। तो इस मिशन के अंडर इंडिया में 3 बड़े प्लान्स लगने जा रहे हैं, जिनको आपको जरूर याद रखना है। पहला, गुजरात के धुलेरा में टाटा ग्रुप ताइवान की पावर चिप के साथ मिलकर। दूसरा, गुजरात के ही सानंद में CG पावर जापान और थाईलैंड की कंपनीज के साथ मिलकर। और तीसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, असम के मोरीगांव में टाटा सेमीकंडक्टर द्वारा। अब ये मिशन UPSC के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? GS पेपर 3 में इकोनॉमी और SNT दोनों के लिए रेलेवेंट है। ये हमारे इंपोर्ट बिल को कम करेगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात, आज के दौर में सेमीकंडक्टर्स को नया तेल या न्यू ऑयल कहा जाता है। जिसका चिप्स पर कंट्रोल है, वही जियोपॉलिटिक्स में आगे है। ये मिशन इंडिया को उस रेस में शामिल करता है और साथ ही इससे देश में बहुत सारी हाईटेक जॉब्स भी क्रिएट होंगी। चलिए इस MCQ को देखते हैं। पहला पैर, धोलेरा प्लांट और टाटा पावर शिप, ये बिल्कुल सही है। दूसरा पैर, सनंद प्लांट, रिलायंस एंड इंटेल, ये गलत है क्योंकि ये CG पावर और उसके पार्टनर्स का है। तीसरा पैर, मोरीगांव प्लांट, अदानी ग्रुप, ये भी गलत है क्योंकि ये टाटा ग्रुप का है। तो हमारा सही जवाब हुआ A, वन ओनली। तो अब चलते हैं हमारे आखिरी टॉपिक पर, जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है लेकिन बहुत ही फैसिनेटिंग है। हम बात करेंगे क्वांटम नो क्लोनिंग थ्योरम की। यह फिजिक्स का एक ऐसा नियम है जो किसी भी चीज की परफेक्ट कॉपी बनाने से रोकता है, और यही नियम आने वाले समय में हमारी टेक्नोलॉजी का बेस बन सकता है। इस थ्योरम को समझने से पहले क्लासिकल और क्वांटम फिजिक्स का फर्क समझना जरूरी है। क्लासिकल फिजिक्स ये बड़ी चीजों की दुनिया है,
जैसे एक बॉल या कार। यहाँ सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ये एटम और इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की अजीब दुनिया है। यहाँ सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ अनसर्टेनिटी होती है। आप किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, बस उसके होने की संभावना बता सकते हैं। यही फर्क कंप्यूटर की दुनिया में भी है। हमारे आज के कंप्यूटर्स बिट्स पर चलते हैं, जिनकी वैल्यू या तो 0 होती है या 1। इसको ऐसे सोचिए जैसे एक सिक्का, या तो हेड्स है या टेल्स। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स पर चलते हैं, और एक क्यूबिट एक ही समय में 0 भी हो सकता है और 1 भी। इस अजीब प्रॉपर्टी को कहते हैं सुपरपोजिशन। इसे एक घूमते हुए सिक्के की तरह इमेजिन कीजिए। जब तक वो हवा में है, वो एक ही साथ हेड्स भी है और टेल्स भी। तो अब आते हैं नो क्लोनिंग थ्योरम पर। यह थ्योरम बहुत सिंपल शब्दों में कहता है कि किसी भी अनजान क्वांटम स्टेट की एक परफेक्ट आइडेंटिकल कॉपी बनाना नामुमकिन है। मतलब आप उस क्यूबिट को, उस घूमते हुए सिक्के की स्टेट को कभी भी परफेक्टली क्लोन नहीं कर सकते। पर ऐसा क्यों नहीं कर सकते कॉपी? वापस उस घूमते हुए सिक्के का एग्जाम्पल लीजिए। जैसे ही आप उसे पकड़कर देखने की कोशिश करेंगे कि वो हेड्स है या टेल्स, क्या होगा? उसका घूमना बंद हो जाएगा और वो या तो हेड्स बन जाएगा या टेल्स। मतलब उसकी असली घूमने वाली स्टेट को आपने उसे देखने की कोशिश में ही बदल दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। क्वांटम वर्ल्ड में बिल्कुल यही होता है। द वेरी एक्ट ऑफ मेजरिंग चेंजेस द स्टेट। इसीलिए उसकी परफेक्ट कॉपी बनाना इम्पॉसिबल है। प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखना है? यह थ्योरम क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है। इसका कोर कॉन्सेप्ट है सुपरपोजिशन। इसके पीछे का प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन। इसकी मदद से ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जा सकता है जिसे हैक करना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर कोई हैकर बीच में मैसेज पढ़ने की कोशिश करेगा तो वो स्टेट को बदल देगा और दोनों एंड्स को तुरंत पता चल जाएगा। ये तो एक बहुत ही आसान सवाल है। नो क्लोनिंग थ्योरम फिजिक्स के किस फील्ड का फंडामेंटल प्रिंसिपल है? जैसा कि हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक बुनियादी सिद्धांत है। तो सही जवाब है सी, क्वांटम मैकेनिक्स। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हमेशा याद रखिएगा, यूपीएससी में सक्सेस का बस एक ही मंत्र है, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़िए और रोज रिवाइज कीजिए। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया और आप ऐसे ही रोज करंट अफेयर्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ।